आप सभी का हमारे चैनल राजवीर यादव फिजिक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। हम 2012 के राजस्थान बोर्ड के पेपर का अध्ययन कर रहे थे और उसी क्रम में हमने 7 वीडियो मैं अब तक पोस्ट कर चुका हूं और ये 8वां वीडियो है। और 8वें वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहा हूं कि 27वां क्वेश्चन इसमें क्या आया था। देखिए आप, विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र स्थापित कीजिए। मतलब हमें करना क्या है, एक पोटेंशियोमीटर की सहायता से जो प्राथमिक सेल है उसका आंतरिक प्रतिरोध किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसके सूत्र की हमें स्थापना करनी है। और आवश्यक चित्र बनाइए और इसके लिए जो आवश्यक चित्र है वो हमें बनाना है। अथवा विद्युत धारा व अपवहन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। अगला काम ये है, मतलब कि या तो ये सवाल करो या फिर ये करो। परिपथ चित्र बनाकर परिपथ में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की दिशा दर्शाइए। ये 2+1=3 नंबर का है। दोनों क्वेश्चन ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिएगा, ये ऊपर वाला है, विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी बनावट की। तो बनावट की बात करने से पहले इसके डायग्राम की बात कर लेते हैं। देखिएगा, ये ए बी कोई विभव मापी है, या यूं कहूँ विभव मापी का तार ए पी है। इसके प्राथमिक परिपथ में चित्रानुसार एक बैटरी बी, कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। या यूं कहूँ, विभव मापी ए बी के तार के ऊपर, या यूं कहूँ प्राथमिक परिपथ में बैटरी बी, कुंजी K1 तथा धारा नियंत्रक RH को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस ए बी के द्वितीयक परिपथ में ये ई कोई सेल है जिसे लैग्रांसी सेल कहते हैं या प्राथमिक सेल कहते हैं। वह सेल हम यहाँ लगाते हैं, वो सेल लगाते हैं जिसका आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो वो सेल ई मैंने यहाँ लगा दिया। इस सेल के पॉजिटिव सिरे को उच्च विभव बिंदु ए से तथा इसके नेगेटिव सिरे को जो कि लगे धारा मापी से जोड़ते हैं। यहाँ ये प्रतिरोध बॉक्स RB है जो इस सेल के दोनों सिरों के बीच में जुड़ा हुआ है, और यहाँ एक कुंजी K2 है। तो इस प्रकार से इस लैग्रांसी सेल E के दोनों सिरों के बीच में प्रतिरोध बॉक्स RB तथा कुंजी K2 को जोड़ा गया है। क्लियर? अब ये जो बातें मैंने बोली हैं इसको बनावट में लिखेंगे। देखिएगा, विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में एक बैटरी B, कुंजी K1 तथा धारा नियंत्रक RH को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। विभव मापी के द्वितीयक परिपथ में वह प्राथमिक सेल लेते हैं जिसका आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। इस प्राथमिक सेल का धन सिरा उच्च विभव बिंदु ए से तथा ऋण सिरा जो कि लगे धारा मापी से जोड़ते हैं। इस प्राथमिक सेल के दोनों सिरों के मध्य एक प्रतिरोध बॉक्स RB तथा कुंजी K2 को जोड़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी कार्य प्रणाली की, अर्थात इसकी वर्किंग की। समझना मेरी बातों को ध्यान से कि ये AB कोई विभव मापी है। इस विभव मापी में बनावट में बता ही चुका था। सबसे पहले करते क्या है कि इस कुंजी K2 में डाट नहीं लगाते हैं। डाट यहाँ जब नहीं लगेगी तो ये ऑफ पोजीशन में रहेगी, अर्थात बंद स्थिति में रहेगी। उस पोजीशन में यहाँ से जो करंट चलेगी वो करंट यहीं पर आकर रुक जाएगी, ये परिपथ को पूरा नहीं कर पाएगी। अर्थात जब K2 को ऑफ स्थिति में रखते हैं उस पोजीशन में ये प्रतिरोध बॉक्स जो RB है वो काम नहीं आता है। इस समय ये वर्किंग में नहीं रहता है और केवल ये सेल डायरेक्टली यहाँ कांटेक्ट में बना रहता है। क्लियर?
अब जब ऐसी स्थिति में यहाँ तो डार्ट लगाते हैं ताकि ये सर्किट काम करने लग जाए, यहाँ डार्ट नहीं लगाते हैं ताकि ये सर्किट काम नहीं करे, लेकिन ये सेल, ये धारामापी तो काम फिर भी करेंगे ही करेंगे। अब इस पोजीशन में ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा नीचे की ओर धारा बहा रहा है, इस बैटरी का पॉजिटिव सिरा ऊपर की ओर धारा बहा रहा है। जब अब इस जॉकी को यहाँ से लेकर यहाँ तक टच करवाते हैं, यहाँ टच कराया, फिर यहाँ कराया, यहाँ कराया, टच करवाने पर जब ये धारामापी का विक्षेप शून्य हो जाए उस स्थिति को ज्ञात करते हैं। क्लियर? वो स्थिति मान लीजिए यहाँ पर हमें प्राप्त हो गई है, और जब स्थिति यहाँ पर हमें प्राप्त हो गई उसको हम फाइंड आउट करते हैं ऐसी पोजीशन में जब गैल्वेनोमीटर का विक्षेप 0 होता है उसे धारामापी की संतुलित अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संतुलित अवस्था। धारामापी की संतुलित अवस्था नहीं है, विभव मापी के तार की संतुलित अवस्था है। इस संतुलित अवस्था में धारामापी का विक्षेप क्या होता है? 0 होता है। क्लियर? वो स्थिति यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसका विक्षेप 0 हो रहा है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी L1 है, क्या है बेटा? अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी L1 है, जैसे ये L1 है, तो L1 को जब x से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? E मिलेगा। E अर्थात प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल हमें मिल जाएगा। तो E बराबर क्या हो गया? XL1। क्लियर? मतलब कि अगर संतुलित लंबाई को x से गुणा कर देते हैं तो हमें उस सेल का विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। अब ये जो बात मैंने अब तक आपको समझाई है इसको लिख लेते हैं। देखो, सर्वप्रथम केवल कुंजी K1 में डार्ट लगाते हैं, केवल K1 में, K2 में नहीं, तथा जो कि J की सहायता से विभव मापी के तार पर संतुलित लंबाई को ज्ञात करते हैं। माना यह L1 प्राप्त होती है, तब प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल होगा E बराबर XL1। समीकरण नंबर 1। यहाँ X क्या है? विभव प्रवणता है। क्लियर? आगे देखिए, अब कुंजी K2 में भी डार्ट लगाते हैं, K2 में डार्ट लगा देते हैं। इसमें अब K2 में डार्ट लगा देते हैं तो समझो, अब इस बात को मैं समझाता हूँ पहले आपको, कि जब K2 में डार्ट लगा देते हैं तो अब RB काम करने लग जाएगा। अब इस RB में कोई निश्चित प्रतिरोध निकालते हैं, जैसे 1 ओम का निकाला, 2 ओम का निकाला, 4 ओम का निकाला। कॉमनली ओपनिंग में 1 ओम का ही निकालते हैं, वो प्रतिरोध निकालते हैं। अब ऐसा करने से क्या फर्क पड़ता है? देखो, यहाँ से करंट आया, इस 1 ओम के प्रतिरोध में से करंट गुजरा और वापस यहाँ चला गया। मतलब अब इस पोजीशन में इसकी वोल्टेज पहले की तुलना में कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि इसके सिरों के बीच में 1 ओम का प्रतिरोध जुड़ गया है, जिसकी वजह से कुछ न कुछ वोल्टेज की हानि अवश्य होगी। क्लियर? आगे देखो, अब ऐसी पोजीशन में जब यहाँ 1 ओम मैंने निकाल लिया है, वापस इस जॉकी की सहायता से संतुलित लंबाई को ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कि संतुलित लंबाई इस बार L2 प्राप्त होती है। अब इस पोजीशन में जब यहाँ RB काम कर रहा है तब इसकी वोल्टेज कुछ कम हो जाएगी। अब जब आप इस जॉकी J की सहायता से जो संतुलित लंबाई ज्ञात करोगे, उससे जैसे मान लीजिए वो संतुलित लंबाई क्या मिल रही है आपको? L2 मिल रही है, और L2 को जब x से गुणा करेंगे तो ऐसी पोजीशन में हमें V प्राप्त होगा, जहाँ V क्या है? बोलो। जहाँ V है इस RB के प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है, ये V। पहले वाली पोजीशन में तो हमें सीधा सेल का विद्युत वाहक बल E ही प्राप्त हुआ था। इस वाली पोजीशन में चूंकि यहाँ प्रतिरोध काम आ रहा है, इसलिए ये काम आएगा V बराबर XL2। समीकरण नंबर 2। हम जानते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध R बराबर E माइनस V बटे V गुणा R। समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण 1 व 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर R बराबर XL1 माइनस XL2 बटे XL2 गुणा R। क्लियर? या R बराबर L1 माइनस L2 बटे L2 गुणा R। भाई ये फॉर्मूला तो आपको मैंने पहले पढ़ाया होगा थ्योरी के अंदर ज़रूर,
उसमें जब ई और वी की वैल्यू रखते हैं, सोल्व करते हैं, तो हमें ये प्राप्त होता है समीकरण 4। और समीकरण 4 की सहायता से प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। अब इसका अथवा में भी एक क्वेश्चन और था हमारे पास कि विद्युत धारा का अपवयन वेग के मध्य संबंध ज्ञात करना, या यूं कहूँ विद्युत धारा और अपवयन वेग का संबंध हमें इस टॉपिक के अंतर्गत ज्ञात करना है। ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में कई बार का पूछा हुआ है, इसलिए इसे अच्छे से याद करें कि मान लीजिए ये कोई प्रतिरोध तार है, इस प्रतिरोध तार में ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ये माइनस माइनस जो दिख रहा है ये क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन है। यहाँ इसके दोनों सिरों के बीच में एक बैटरी जोड़ दी है जिसका ये पॉजिटिव सिरा है और ये नेगेटिव सिरा है। तो आप जानते होंगे कि विद्युत धारा सदैव पॉजिटिव सिरे से नेगेटिव सिरे की ओर बहती है, इसलिए ये सिरा है पॉजिटिव और ये सिरा है नेगेटिव। तो इस प्रकार से विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है। ये एल लंबाई का तार है, ए इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो आप ये भी जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन सदैव विद्युत धारा की दिशा की विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस साइड में जाते हैं। धारा तो ऐसी जा रही है ना, धारा तो यूं जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा मैंने तीर के निशान द्वारा रिप्रेजेंट कर दी कि ये सब इलेक्ट्रॉन इधर वीडी वेग से गति करते हैं। सवाल में ये कहा था कि चित्र बनाओ और उस चित्र में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा जरूर दर्शानी है, तो ये लिखने के नंबर हैं। तो एक नंबर तो इस डायग्राम का था, 2 नंबर इस थ्योरी के हैं। तो देखो, माना एक तार है, तार दिख रहा है आपको, जिसकी लंबाई L और अनुप्रस्थ काट कैपिटल A है। तब इस तार का आयतन क्या होगा, AL होगा। A यहाँ, L यहाँ, क्या हो गया, AL हो गया। यदि तार के इकाई आयतन में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन हो, अगर इस तार के इकाई आयतन कितने इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल n है, तो Al आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या Aln होगी। क्या होगी, Aln होगी। मतलब इसका क्षेत्रफल तो कितना है बेटा, A, लंबाई कितनी इसकी L, और इकाई आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, तो Al आयतन हो गया भाई। इसका, इस तार का आयतन कितना है, Al, इकाई आयतन में n है, मतलब इकाई आयतन में n है, तो 2 इकाई आयतन में 2n हो जाएंगे, 3 इकाई में 3n हो जाएंगे, तो Al में Aln हो जाएंगे, Aln। समझना इस बात को ध्यान से, Aln होगी। अब एक इलेक्ट्रॉन पर E आवेश होता है, E, 2 पर 2 E होता है, 3 पे 3 E होता है, और इलेक्ट्रॉन कितने Aln है, इसलिए कुल आवेश हो गया Alne। तो Q बराबर हो गया Alne, समीकरण नंबर 1। क्लियर। यदि अपवहन वेग Vd तथा तार की लंबाई स्मॉल l है, तो अपवहन वेग तो क्या है, Vd है, और तार की लंबाई क्या है, स्मॉल l है, तो इलेक्ट्रॉन को तार को पार करने में लिया गया समय होगा। देखो बेटा, अपवहन वेग का मतलब क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉनों के चलने का वेग क्या होता है, अपवहन वेग होता है किसी तार के अंदर। तो बेटा वेग बराबर दूरी बटा समय, आप जानते हो, समय बराबर दूरी बटा वेग। तो समय की जगह लिखा t, दूरी की जगह लिखा l, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इस तार की लंबाई क्या थी, l थी, इस वजह से l लिख दिया। वेग, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बह रहे थे ना, उसका वेग क्या था, वहाँ पर Vd था, इसलिए मैंने यहाँ Vd लिख दिया है। तो t बराबर L/Vd, समीकरण नंबर 2। तब तार में प्रवाहित धारा होगी I बराबर Q/T, ये बात अपन जानते ही। अब देखो Q का मान तो ये दे ही रखा है, T का मान ये दे ही रखा है, तो I बराबर हो गया Q/T रखो, तो I बराबर हो गया ALNE/L/Vd। कटे उसको काट लीजिए, तो ये हो जाएगा I बराबर ANeVd, समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 4 विद्युत धारा तथा अपवहन वेग के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, ये बात कह रहा है यहाँ पर। समीकरण 4 विद्युत धारा तथा अपवहन वेग के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो गया है। आगे आने वाली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, तो क्योंकि इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।